नमस्ते दोस्तों, और आज की कहानी में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए दिल्ली के एक भी भाम वाले कए की, जहां एक साधारण सी साड़ी पहने एक महिला जिसके हाथ में कुछ जरूरी कागजातों से भरी एक साइल है, अंदर आती है। वो उम्मीद करती है कि उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा, क्योंकि यह कए उसके पति की मेहनत और उसकी दुआओं से ही खचा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसका पति, जो एक खूबसूरत लड़की के साथ हंस बोल रहा था, अचानक खचा हो जाता है और चिल्लाता है। उसे एक बदसूरत गंगवार औरत कहता है, जो सिर्फ शर्मिंदगी लेकर आई है। कै में बैठे लोगों के ठहाके गूंज उठते हैं। उसकी आंखों में जलन होने लगती है, लेकिन वह अपने आंसू रोकने का फैसला करती है। वह सिर मुस्कुराती है, शाइल को में पर रखती है और बिना पीछे मुने उस कै से बाहर चली जाती है। अगले ही दिन जब उसका पति बैंक और अपने कारोबार की जगहों पर जाता है, तो एक एक करके दरवाजे उसके मुंह पर बंद होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में लिखिए कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। उम्मीद है कि जो कोई भी इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएगा, ईश्वर उसके हर रास्ते को आसान करे, उसकी झोली खुशियों और दौलत से भर दे, उसे अच्छी सेहत दे और उसकी दुनिया और आखिरत की हर दुआ कबूल करे। आमीन। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उस घर में सुबह की शुरुआत हमेशा रसोई के नल से आती पानी की आवाज और घी में धीरे धीरे भुने जा रहे प्याज और टमाटर की महक से होती थी। सरिता चूल्हे के सामने खजी थी। उसकी सूती साड़ी का पल्लू सिर पर करीने से टिका हुआ था। उसके हाथ सब्जी बनाने की 15 पाँच पराता के दूसरा और खी हाथ सब्जी बनाने की 5 पराता के साथ में व्यस्त थे। खिड़की के बाहर सूरज अभी अभी उसके पति रोहन मल्होत्रा के घर की ऊंची दीवारों के ऊपर चढ़ रहा था। वह 2 मंजिला घर क्रीम रंग और बाही बाही खिड़कियों के साथ बेहद आलीशान था। बीच वाले कमरे में बजार हा मौकार बाजार हा 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 से टीवी के सामने चम्हे के सोसे रखे हुए थे। एक बही सी अलमारी रोहन के चूड बिजनेस में मिले पुरस्कारों और ट्रॉयों से भरी हुई थी। पत्रिकाओं में उसकी तस्वीरें छपी थीं, जिसमें वह अपने कै की सबसे मशहूर डिश हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। सरिता ने दीवार घड़ी पर नजर डाली। बस अब वो नीचे आने ही वाला है, उसने मन में सोचा। और वो सही थी। सीढ़ियों से एक मर्द के कदमों की आवाज आई। रोहन सफेद शर्ट और गहरे रंग की पैंट में नीचे आया। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। कलाई पर एक महंगी घड़ी बंधी थी। उसने सीधे रसोई की तरफ नहीं देखा, बल्कि मेज पर रखा अपना फोन उठाया और मैसेज देखने लगा। जी, नाश्ता तैयार है, सरिता ने धीमी आवाज में कहा। रोहन ने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलते हुए कुर्सी खींची। फिर से पराठे? मैंने सोचा था कि तुम अब थोड़ा कॉन्टिनेंटल खाना बनाना सीख लोगी। उसकी टिप्पणी में एक बॉस की तरह का ठंडापन था, जो अपने कर्मचारी की आलोचना कर रहा हो। सरिता ने हल्की सी मुस्कान दी। माफ कीजिए, मुझे सीखने का वक्त नहीं मिला। कल मैं टोस्ट और ऑमलेट बनाने की कोई अच्छी सी रेसिपी ढूंढूंगी। तुम हमेशा यही कहती हो, रोहन ने बात काटी। याद रखना, अगर मेरे कोई बिजनेस वाले दोस्त घर आए तो रसोई से ज्यादा बाहर मत निकलना। लोगों को बस इतना ही पता है कि मैंने एक गांव की लड़की से शादी की थी। यह काई है। मैं नहीं चाहता कि वे देखें कि तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो। गांव की लौकी, ये शब्द सरिता के दिल में चुभ गए, लेकिन उसने सिर झुकाया और हां में सिर हिला दिया। उसे अपने गांव की कच्ची सड़कें, दूर तक फैले खेत और अपनी मां की हंसी याद आ गई, जो 5 साल पहले शादी का रिश्ता आने की खबर सुनकर खिल उठी थी। जिस दिन से उसने इस घर में कदम रखा था, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। जब उसने मस्जिद के पीछे बना अपना छोटा सा लग्जी का घर छोड़ा था। रोहन के जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया। सिर घड़ी की टिक टिक की आवाज कमरे में गूंज रही थी। सरिता ने प्लेटें साँच की, में पहुंची और फिर बीच वाले कमरे में चली गई। उसने अलमारी पर रखी अपनी शादी की तस्वीर को छुआ। उस तस्वीर में उसकी शादी का जोहा शहर की दूसरी दुल्हनों के मुकाबले बहुत साधारण था, लेकिन उस तस्वीर में उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे यकीन हो कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा घर मिल गया है। अब जब वह उसी तस्वीर को देखती तो एक अजनबीपन का एहसास होता, जैसे वह किसी और को देख रही हो जो बहुत भोली थी। सरिता के दिन एक ही ढर्रे पर गुजरते थे। सुबह खाना बनाना, दोपहर में कपड़े धोना और घर की देखभाल करना, और शाम को रोहन के कै की बिक्री की रिपोर्ट देखना।
जो कर्मचारी उसे भेजते थे। हालांकि उसके पति को यह पसंद नहीं था कि वह काम में दखल दे, एक प्रॉब्लम। फिर भी रोहन अक्सर उसे हिसाब किताब की पर्चियां दे देता था ताकि सरिता उसकी मदद कर सके। सरिता ने धीरे धीरे सीखा, पुरानी डायरियां खोलीं और इंटरनेट से आंखों का मतलब समझा। एक बाही सी नोटबुक में सरिता सारे आंखें साज सुथरी लिखावट में उतारती। वह उन तारीखों पर निशान लगाती जब बिक्री बत्ती या घटती और उन्हें अलग अलग रंगों से भरती। हर बार हिसाब लिखते हुए उसके होंठ धीरे धीरे हिलते। वह गिनती करती और साथ में रोहन का नाम लेकर दुआ करती कि उसके कारोबार में बरकत हो। उस पौश कॉलोनी के पड़ोसी अक्सर सरिता को सिर्स गली के कोने वाली छोटी सी दुकान तक जाते हुए देखते थे, जहां से वह मसाले और रोमर्रा का सामान खरीदती थी। उन्होंने उसे कभी किसी सैलून या मॉल में नहीं देखा था, इसलिए कई तरह की बातें होती थीं। कुछ लोग सरिता की तारीफ करते कि वह कितनी किफायती है, तो कुछ सोचते कि रोहन बहुत कंजूस है। एक सुबह मीना शर्मा नाम की एक पौसन मिठाई का डिब्बा लेकर आई। सरिता, तुम्हारे पति तो कमाल कर रहे हैं, उनका नया कैं ए चूब चल रहा है, तुम्हें तो बहुत गर्व होता होगा, है ना? उसने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। सरिता मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बस घर से दुआ करती हूं, तुम भी काम में हाथ बटा सकती हो, थोड़ा बाहर निकलना भी हो जाएगा, बेचारी हमेशा घर में ही रहती हो, मीना ने कहा। रोहन जी को पसंद नहीं है कि मैं ज्यादा बाहर रहूं, वो कहते हैं कि मेरा चेहरा निकाह के वक्त जितना दिख गया उतना ही काई है। सरिता ने मजाक करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हालांकि अपने पति के कहे हुए उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उसे एक चुभन महसूस हुई। मीना झिझकते हुए हंस पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उनकी बातचीत हवा में तैरती रही, ठीक उस खाने की महक की तरह जो खिड़कियां खोलने के बाद भी पूरी तरह नहीं गई थी। रात में सरिता अक्सर दूसरी मंजिल की बालकनी में अकेली बैठती थी। वहां से शहर की बत्तियां टिमटिमाती हुई दिखती थीं। रात की हवा उसके चेहरे को धीरे से छूती। उसके पास चाय का एक कप रखा था जो अब तक ठंडा हो चुका था। वह अपने घुटनों को पककर आसमान को देखती। या अल्लाह, शायद मैं अभी भी पूरी तरह अच्छी नहीं बन पाई हूं, मुझे हिम्मत देना, वह धीरे से फुसफुसाई। हवा ने पेहों को हिलाकर जैसे उसका जवाब दिया। दिल के अंदर सरिता को एक यकीन था कि हर कचुआ घूंट जो उसने पिया है वह सही समय पर वापस आएगा। उसे बस यह नहीं पता था कि यह कैसे होगा। उस वक्त तक उसने रोहन के साथ किसी दूसरी औरत की परछाई नहीं देखी थी, न ही उसके कप्पों पर किसी अनजान परफ्यूम की महक महसूस की थी। जो उसे महसूस हो रहा था वह सिर्फ एक दूरी थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक ऐसी दूरी जो चुपचाप उस आलीशान घर को पहले से कहीं ज्यादा ठंडा बना रही थी, भले ही उसकी दीवारें गर्म रंगों से रंगी हुई थीं। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। छत पर गिरती बूंदों की आवाज ऐसी थी जैसे हारों उंगलियां एक साथ कुछ खटखटा रही हों। सरिता लिविंग रूम की मेम सा कर रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। वह जल्दी से दरवाजा खोलने गई और देखा कि कमला मल्होत्रा, रोहन की मां, एक काला छाता लिए खड़ी थी और उनका ड्राइवर एक बड़ा सा बैग उठा रहा था। कोई स्वागत करने वाला नहीं है, इतना बड़ा घर और इतना सन्नाटा, कमला ने अंदर आते ही टिप्पणी की। सरिता मुस्कुराई और ड्राइवर के हाथ से बैग ले लिया। मां कीजिएगा, मां जी, मैंने गाजी रुकने की आवाज नहीं सुनी, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। कमला ने अपना चमकीला दुपट्टा हटाया और अपने सलीके से बने बालों को ठीक किया। उनकी आंखों ने तेजी से पूरे कमरे का जाया लिया, हर कोने को परखते हुए। तुमने अभी तक यह मेम पोश नहीं बदला, इसके रंग से कमरा कितना सस्ता लग रहा है, उन्होंने कहा। मेरे पास यही है मां जी, जब थोड़े और पैसे होंगे तो बदल दूंगी, सरिता ने धीरे से जवाब दिया। तुम एक बिजनेसमैन की पत्नी हो, किसी मजदूर की नहीं, कमला ने ताना मारा। थोड़ा सलीका सीखो, ऐसा ना हो कि मेहमान समझें कि रोहन तुम्हें अच्छी चीजें खरीद कर नहीं दे सकता। यह बात तीर की तरह चुभी। सरिता ने सिर झुका लिया। पानी डालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गर्म चाय और अपने हाथ की बनी कुछ मठरियां तैयार की। कमला ने एक चखी और सिर हिलाया। चलो, कम से कम रसोई में तो तुम्हारा हाथ अच्छा है। भले ही तुम्हारी शक्ल से कोई मदद नहीं मिलती, पर अच्छा खाना थोड़ी कमी पूरी कर देता है, उन्होंने फिर कहा। इन शब्दों ने सरिता को कावी हंसी हंसने पर मजबूर कर दिया। वह जानती थी कि कमला शुरू से ही इस शादी के हिला थीं। एक गांव की सीधी सादी लड़की,
एक छोटे से मदरसे से पची हुई। कमला के मुताबिक रोहन को किसी बकटे बिजनेसमैन की बेटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त का जवान रोहन अपनी हिद पर अभा रहा। उसने कहा था कि उसे सरिता की सादगी पसंद है। अब शादी के कुछ साल बाद वही सादगी शब्द अक्सर उसे नीचा दिखाने का बहाना बन गया था। शाम को रोहन ये जानकर जल्दी घर आ गया कि उसकी मां आई हुई है। अंदर आते ही उसने सम्मान से अपनी मां के पैर छुए और उनके पास बैठ गया। सरिता रात का खाना परोसते हुए उन दोनों की बातचीत को देख रही थी। रोहन बेटा, मैं अभी किटी पार्टी से आ रही हूं। सब तुम्हारे कह की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वे हैरान थे कि तुम्हारी पत्नी कभी किसी बापे फंक्शन में क्यों नहीं दिखती। वे कह रहे थे, तुम्हारी पत्नी शर्मीली है या उसे साथ ले जाने में शर्म आती है। कमला ने सब्जी परोसते हुए कहा। रोहन ने एक पल के लिए सरिता की ओर देखा। मां, सरिता अभी हमारे माहौल में ढली नहीं है। वह घर पर ज्यादा सबाय महसूस करती है। कमला ने एक गहरी सांस ली। 5 साल हो गए और कितना इंतजार करोगे? अगर वह तुम्हारे साथ हदम से हदम मिलाकर नहीं चल सकती तो तुम पीछे रह जाओगे। इंशाअल्लाह मैं सीखती रहूंगी मां जी, सरिता ने धीरे से जवाब दिया। मैं अपने पति को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। हाँ, यही तो समस्या है, कमला ने उसे घूरते हुए कहा। मैंने पहले ही कहा था, बाहर एक से बेकर एक खूबसूरत लाचकियां हैं। वे रोहन जैसे लाचके के साथ खाई होने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम यहां रसोई में नाइटी पहने व्यस्त रहती हो। खाने की मेह पर तनाव बा गया। रोहन चुप रहा, अपनी पत्नी का बचाव नहीं किया। उसकी चम्मच धीरे धीरे प्लेट से टकरा रही थी, जैसे वह आवाब इस बातचीत से बचने के लिए काशी हो। सरिता ने अपनी सांस रोक ली, अपनी प्लेट में रखे चावलों को देखा जो अचानक बेस्वाद लगने लगे थे। उस रात जब कमला मेहमानों के कमरे में चली गईं, सरिता बिस्तर के किनारे बैठी। रोहन अपने भुवन में व्यस्त था। कमरे की रोशनी मध्यम थी, उनकी परछाइयां दीवार पर पा रही थीं। जी, सरिता ने धीरे से पुकारा। मां जी की बातें मेरे दिल पर बहुत भारी लगीं। मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे आपके सहारे की भी जरूरत है। रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने फोन बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। इतना दिल पर मत लो, मां शुरू से ही ऐसी हैं। तुम यह तब से जानती हो जब तुमने मुझसे शादी करने का फोना फैसला किया था, उसने कहा। लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि आपको मेरे बिजनेस पार्टियों में आने से कोई ऐतराज है। अगर मुझे सीखने का मौका मिले तो मैं कोशिश करना चाहती हूं, सरिता ने आगे कहा। बर्दाश्ती करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की दुनिया बहुत सख्त है। तुम इतने होशियार लोगों से भरे कमरे में खही नहीं रह पाओगी। तुम वहां सिरजा मचान का पात्र बनोगी, रोहन ने सपाट आवाम में कहा। सरिता ने एक घूंट निगला। तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, घर संभालने पर ध्यान दो, बस उतना ही काई है। बाहर के मामले मुझ पर छोड़ दो, रोहन ने जवाब दिया और अपनी पत्नी की ओर पीठ करके लेट गया। टेबल लैंप की रोशनी से उसकी परछाई दीवार पर लंबी दिख रही थी। सरिता कई देर तक अपने पति की पीठ को देखती रही। दिल ही दिल में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे उस सपने से बाहर निकाल दिया गया है जो उन्होंने कभी साथ मिलकर बनाया था। वह रोहन के बगल में खड़ी होना चाहती थी, न कि सिर्फ एक ऐसा नाम बनकर रह जाना जिसे और में पत्नी के कॉलम में भरा जाता है। अगले दिन कमला घर जाने के लिए तैयार हुई। गाजी में बैठने से पहले वह सरिता के पास आई और फुसफुसाई, इस शादी को अच्छे से संभालना। ऐसा न हो कि रोहन तुम्हें ऐसे ही देखते देखते थक जाए। बाहर की लाकियां मौजे का इंतजार कर रही हैं। गाजी के मुंह पर गायब हो जाने के बाद सरिता आंगन में अकेली खारी रह गई। कल रात की बारिश से पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे। उस पानी में उसके चेहरे की परछाई धुंधली दिख रही थी। उसने वुड को देखा, न तो एक बिजनेसमैन की पत्नी के रूप में, न ही एक गांव की लाकी के रूप में, बल्कि सिर्फ एक ऐसी औरत के रूप में जो दबाव के बीच टूटने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह वापस उस खामोश घर में चली गई। लिविंग रूम में दीवार घजी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। उस टिक टिक के बीच उसकी सांस की कही बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं, एक ऐसे उदास गीत की तरह जिसे रोकना मुश्किल था। कमला जी के आने के कुछ हंतों बाद रोहन एक बई बबर लेकर घर आया। उस रात बारिश नहीं हुई थी, आसमान साच था और तारे चमक रहे थे। सरिता ने अभी अभी घर के अंदर कफाए सुखाए थे, खुली खिड़की से आती हवा का चायदा उठाते हुए। सरिता, हमें बिजनेस के बारे में बात करनी है, रोहन ने अंदर आते ही अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा। सरिता ने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गई। नया कहें कैसा चल रहा है? जी, भी तो बहुत है,
लेकिन अगर इसे और आगे बढ़ाना है तो हमें और पैसों की जरूरत होगी। एक बहुत अच्छी जगह पर एक दुकान खरीदने का मोहना है। बैंक हमें लोन देने को तैयार है, लेकिन उन्हें एक मजबूत गारंटी चाहिए, रोहन ने समझाया। कैसी गारंटी? सरिता ने सावधानी से पूछा। रोहन ने उसे देखा। तुम्हारे पिता से विरासत में मिली गांव वाली जमीन काम आ सकती है। उस जमीन की कीमत अब बहुत ज्यादा है। अगर उसे गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करें तो बैंक भरोसा करेगा और नई दुकान भी हमारी ही संपत्ति बन जाएगी। सरिता का दिल धड़क उठा। वह जमीन उसके पिता की एकमात्र निशानी थी जिसे वह हमेशा याद करती थी। उस जमीन पर उसने बचपन में खेला था। खेत के कोने में एक छोटा सा पेड़ लगाया था और अपनी मां की धान सुखाने में मदद की थी। लेकिन सरिता यह भी जानती थी कि रोहन का कारोबार बच रहा है और अब तक उसे भी उसका फायदा मिला था। अगर यह हम दोनों की भलाई के लिए है तो मैं तैयार हूं जी, उसने धीरे से जवाब दिया। लेकिन मुझे बैंक के मामलों की समझ नहीं है, आप ही सब संभालिएगा। कल हम वकील के दफ्तर चलेंगे। तुम्हें सिरजा दस्तखत करने हैं? मैंने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है, रोहन ने कहा। अगले दिन वे एक वकील के दफ्तर गए जो एक ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल पर था। कमरे से कौड़ी की खुशबू आ रही थी। दीवारों पर आयलों से भरी अलमारियां थीं। गिरीश वर्मा नाम के एक युवा वकील ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने नीली शर्ट पहनी थी और नाक पर पतला सा चश्मा था। नमस्कार मिस्टर मल्होत्रा। नमस्ते मिसेस सरिता, गिरीश ने कहा। मैंने एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, कृपया एक बार पढ़ लीजिए। उसने कुछ कागजात आगे बढ़ाए। रोहन ने उन्हें तुरंत ले लिया और सरसरी नजर से पढ़ने लगा। तीसरे पन्ने पर आकर वह रुका और उसकी भौहें तन गईं। ब्रांड के मालिकाना है और बिजनेस लाइसेंस वाले हिस्से में सरिता का नाम क्यों लिखा है? रोहन ने पूछा। गिरीश ने शांति से समझाया, क्योंकि मुख्य गारंटी में से सरिता की विरासत की जमीन से आ रही है, इसलिए बैंक ने सुझाव दिया कि बिजनेस के मालिकाना हक का एक हिस्सा भी उनके नाम पर दर्ज किया जाए। यह एक तरह की सुरक्षा है अगर भविष्य में कोई समस्या आती है तो। जब मेरी बैंक के स्टाफ से आखिरी बार बात हुई थी तो इसी पर सहमति बनी थी। सरिता ने तेजी से मुंह कर देखा। तो मेरा नाम वहां लिखा है? उसने धीरे से पूछा। जी मैडम, यहां तक कि जिस घर में आप अभी रहते हैं वह भी कानूनी तौर पर आपके नाम पर ही दर्ज किया जाएगा। मिस्टर रोहन को आपके प्रतिनिधि के रूप में दिखाया जाएगा। यह एक ऐसा समझौता है जो असल में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है, गिरीश ने समझाया। रोहन छोटा सा हंसा। इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है वकील साहब, मेरी पत्नी को यह सब समझ नहीं आता। जरूरी यह है कि हमारा काम हो जाए। गिरीश ने एक पल के लिए सरिता की ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक देखी। अगर आप चाहें मैडम तो मैं आपको धीरे धीरे समझा सकता हूं, उसने कहा। नहीं, यादा वक्त मत लगाइए, मेरा समय हीमती है, रोहन ने फिर से बात काटी। उसकी आवाज में थोड़ी सती थी। मुझे पूरा भरोसा है। सरिता ने उन कागजातों को देखा। उसने अपना पूरा नाम कई जगहों पर लिखा हुआ देखा, जिसके आगे मालिक और जिम्मेदार व्यक्ति जैसे शब्द थे। उसकी उंगलियां उन छोटे छोटे अक्षरों पर फिरीं जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसके सीने में एक अजीब सा एहसास हुआ, इस दछारा का कि जैसे उसने कोई भारी चीज पकड़े रखी हो जिसका आकार उसे पता न हो। तो मुझे कहां दस्तखत करने हैं? सरिता ने पूछा। गिरीश ने कुछ जगहों की ओर इशारा किया। यहां, यहां और यहां। मैडम, मैं आपको बाद में एक कॉपी दे दूंगा, आप अपने पास रखिएगा। रोहन की आंखें एक पल के लिए सख्त हो गईं। इतनी सारी कॉपियों की जरूरत नहीं है वकील साहब, एक ही काई है, मैं उसे संभाल कर रखूंगा ताकि इधर उधर ना हो जाए, उसने कहा। गिरीश एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिला दिया। ठीक है सर। सरिता ने थोड़े कांपते हाथों से दस्तखत किए। दस्तखत करने के बाद उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह बयां नहीं कर सकती थी। जैसे किसी गुब्बारे को हवा में छोड़ते समय होता है। यह यकीन तो होता है कि वह ऊंचा उड़ेगा, पर यह नहीं पता होता कि वह रास्ते में फट जाएगा या अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जब वे वकील के दफ्तर से बाहर निकले तो सरिता कुछ कदम पीछे रह गई थी। उसने अंदर मुंह कर देखा। गिरीश अभी भी अपनी में के पास खड़ा था और उन्हें एक सोच में डूबे चेहरे से देख रहा था। उस रात जब रोहन सो गया, सरिता ने अपना छोटा सा पर्स उठाया। उसके अंदर एक पन्ने की फोटोकॉपी थी जो वकील के एक सहायक ने उसे चुपके से दे दी थी, इससे पहले कि रोहन देख पाता। उस पन्ने पर सान सान लिखा था
कि वह पमीन और कारोबार की ज्यादातर संपत्ति की दानूनी मालिक है। उसने उस लिखावट को देर तक देखा, फिर अपने फोन से उसकी तस्वीर खींची और एक छिपे हुए फोल्डर में सेव कर ली। उसके बाद उसने उस कागज को तह करके अलमारी में रखे छोटे से उड़ान के पास छिपा दिया। पता नहीं यह किस लिए है, उसने मन में सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि इसे संभाल कर रखना चाहिए। रात की हवा कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। बाहर गाजियों की आवाज कम होने लगी थी। कमरे के अंदर रोहन की नियमित सांसों की आवाज पंखे की भिन-भिनाहट में मिल रही थी। उन आवाज़ों के बीच सरिता का दिल युद्ध को शांत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके मन में यह ख्याल आने लगा था कि आज का फैसला आने वाले दिनों पर बहुत बड़ा असर डालेगा। वकील के दफ्तर की उस घटना के कुछ महीने बाद रोहन का कैजे का कारोबार तेजी से बनने लगा। नई शाखाएं खुली, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और स्थानीय मीडिया उस युवा उद्यमी की सफलता की कहानियां लिखने लगा। रोहन की तस्वीरें कई लेखों में छपीं, हमेशा एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ। सरिता का नाम शायद ही कभी लिया जाता। कोई बात नहीं, सरिता हर बार पत्ते हुए बुदबुदाती। जरूरी यह है कि जी का कारोबार आगे बढ़े। लेकिन इस अच्छी खबर के बीच उनका घर और भी जामोश होता जा रहा था। रोहन अक्सर देर रात घर लौटता। उसका बहाना हमेशा एक ही होता, निवेशकों के साथ मीटिंग थी या नई ब्रांच का काम देख रहा था। कभी कभी वह तब घर आता जब पास की मस्जिद से जज्र की आन गूंज रही होती। एक रात सरिता अपने पति का इंतजार लिविंग रूम में कर रही थी। टीवी बिना आवाज के चल रहा था, सिर्फ दीवार पर रोशनी की हलचल थी। दीवार घड़ी पर आधी रात होने वाली थी। मेम पर रखा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन वह रोहन का फोन था जो उस दिन घर पर ही छूट गया था। स्क्रीन पर भेजने वाले का नाम देखकर सरिता की आंखें सिकुड़ गईं। रिया कपूर। कई मैसेज आए हुए थे। रोहन, आज रात का डिनर बहुत मजेदार था। तुम हमेशा मुझे वक्त का एहसास भुला देते हो। कल क्या तुम मुझे सैलून से पिक कर लोगे कहीं जाने से पहले? तुमने कहा था कि तुम्हारी पत्नी कभी बिजनेस की जगह पर नहीं आती, तो चिंता की कोई बात नहीं। मुझे किसी का घर तो है ना पसंद नहीं, लेकिन लगता है कि हम दोनों की चूब जमती है। सरिता के हाथ कांपने लगे। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। वह काफी देर तक अपने पति के फोन को देखती रही। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें भारी हो गईं। उस गर्म कमरे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ठंडे कमरे में हो जिसके बड़े से रिज का दरवाजा अभी अभी खुला हो। उसने मैसेज का जवाब देने की अपनी इच्छा को रोका। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन की तस्वीर खींच ली। उसे उसी फोल्डर में सेव कर लिया जहां वकील के दस्तावेज रखे थे। उसके बाद उसने रोहन का फोन वापस उसी जगह रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब रोहन आखिरकार घर आया तो वह थका हुआ लेकिन खुश लग रहा था। मां करना, बहुत सारी मीटिंग्स थीं, उसने संक्षेप में कहा। सरिता ने अपने पति के चेहरे को देखा। जी, आज आपका फोन घर पर रह गया था। कुछ मैसेज आए थे, उसने सावधानी से कहा। किसके? रोहन ने फोन उठाते हुए पूछा। पता नहीं, शायद कोई जरूरी व्यक्ति होगा। मैंने पढ़ने की हिम्मत नहीं की। सरिता ने झूठ बोला। रोहन ने स्क्रीन देखी और फिर जल्दी से नोटिफिकेशन को साइड में स्वाइप कर दिया। ओह, बिजनेस पार्टनर है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, उसने कहा। वह बिना कुछ और समझाए कमरे में चला गया। उस रात के बाद सरिता और भी संकेतों पर ध्यान देने लगी। उसके पति के कप्पों पर परफ्यूम की महक कभी कभी उस परफ्यूम से अलग होती जो वह परिधती थी। शर्त पर उसे एक लंबा बाल मिला जिसका रंग उसके बालों से अलग था। रोहन के बटुए में एक होटल के रेस्टोरेंट का बिल मिला जिस पर 2 लोगों के लिए मेमे लिखा था। परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में कमला जी ने एक तस्वीर भेजी जिसमें रोहन एक शानदार रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के साथ था। रोहन के बगल में एक युवा महिला करीने से ड्रेस पहने खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह हंस रही थी। तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, भावी निवेशकों के साथ दावत, दूसरी बहू का इंतजाम। ग्रुप में एक चाची ने कमेंट किया, शायद मसा में। कमला जी ने हंसने वाले इमोजी के साथ जवाब दिया। किसी ने यह नहीं सोचा कि छोटे से स्क्रीन पर यह सब पत्ते हुए सरिता को कैसा महसूस होगा। सरिता ने फिर से दुआओं में सुकून ढूंढा। कमरे में उसने जुरान खोला और धीरे धीरे पटने लगी। उसके आंसू गिरे, पन्नों को गीला कर दिया। उसने अपनी आवाज को दबाए रखा ताकि लिविंग रूम तक न पहुंचे। अगली रातों में एक अनजान नंबर से सरिता के जोन पर मैसेज आने लगे।
तुम रोहन की पत्नी हो? बेचारी, तुम्हारा पति अक्सर हमारे यहाँ दूसरी औरतों के साथ आता है। सरिता ने सोचा कि यह कोई मजाक कर रहा है और मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन एक और मैसेज आया। इस बार रोहन और रिया की एक तस्वीर थी जो कैं के एक कोने में बैठे थे। तस्वीर दूर से ली गई थी, लेकिन उनके चेहरे साज थे। उनके हाव भाव देखकर सरिता का सीना भारी हो गया। उसने उस तस्वीर को दूसरे सबूतों के साथ सेव कर लिया। एक बार फिर उसने चुप रहना चुना। रोहन के सामने वह अब भी चाय और खाना परोसती जब वह घर आता। वह अब भी कारोबार का हाल पूछती और काम के कपाए तैयार करती, लेकिन उसके दिल में अब कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। एक दूरी जो अब सिर्फ अजनबीपन का एहसास नहीं थी, बल्कि एक खाई थी जो लगातार चौही होती जा रही थी। एक जामोश रात में जब बाहर गाजियों की आवाज़ लगभग बंद हो चुकी थी, सरिता अपने पुराने लैपटॉप के साथ कमरे के अर्श पर बैठी। उसने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम बहुत सरल रखा। उसके अंदर उसने सारी तस्वीरें, स्क्रीनशॉट और दस्तावेज कॉपी कर लिए। उसकी उंगलियां झिझकते हुए चलीं, लेकिन उसने काम जारी रखा। मुझे नहीं पता कि मैं यह सब किस लिए कर रही हूं, वह फुसफुसाई, शायद सिर्फ हुद को यह याद दिलाने के लिए कि मैं पूरी तरह पागल नहीं हूं। दीवार पर लैंप की रोशनी में उसकी परछाई छोटी दिख रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, इस हैसियत को स्वीकार करने की कोशिश की कि उसकी जिंदगी अब उतनी रोशन नहीं रही जितनी लिविंग रूम में टंगी शादी की तस्वीर में थी। लेकिन दर्द के बावजूद उसे एक बात पर यकीन था, जब तक वह झूठ का जवाब झूठ से नहीं देगी, इंसान का दरवाजा एक दिन जरूर खुलेगा। उस वक्त उसे यह नहीं पता था कि वह दरवाजा एक ऐसे तरीके से खुलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन दोपहर में सूरज तेज चमक रहा था। सकें भे भाम वाली थीं। हॉर्न की आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं। शहर के एक कोने में रोहन का मुख्य कैं खचाखच भरा हुआ था। उसकी कांच की खिड़कियों से लकड़ी की मेहें और गर्म रोशनी वाले लैंप दिख रहे थे। कॉफी और टोस्ट की महक फुटपाथ तक फैल रही थी। सरिता सड़क के दूसरी तरफ खजी थी। उसके हाथ में एक भूरे रंग की साइल थी जिसमें बिक्री की रिपोर्ट थी जो उसने कल रात तैयार की थी। उस साइल में बैंक के लिए कुछ जॉम भी थे जिन पर रोहन के दस्तखत होने थे। उस दिन उसने लंबे समय तक सिर्फ तस्वीरों में देखने के बाद कैए में आने की हिम्मत की थी। सक पार करते समय उसका दिल धड़क रहा था। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे वह किसी अनजान हमीन पर चल रही हो। मन में वह कल्पना कर रही थी कि रोहन उसे देखकर मुस्कुराएगा, शायद थोड़ा हैरान होगा, लेकिन आखिरकार उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर लेगा। जैसे ही कैशे का दरवाजा खुला, शोरगुल ने उसका स्वागत किया। धीमा संगीत बज रहा था। ग्राहक बैठे बातें कर रहे थे। कैशियर के पास वाले कोने में सरिता ने रोहन को कुछ नौजवानों और एक महिला के बीच बैठे देखा, जिसे उसने तस्वीर से तुरंत पहचान लिया। रिया कपूर, एक साधारण लेकिन सुंदर ड्रेस में, जिसके बाल करीने से खुले हुए थे। वह रोहन को देखते हुए धीरे से हंस रही थी। एक कर्मचारी ललिता ने सरिता को देखा और तुरंत विनम्रता से उसके पास आई। सरिता मैडम, स्वागत है आपका। आइए बैठिए, मैं रोहन सर को बुलाती हूँ। कुछ ग्राहकों ने उत्सुकता से मुड़ कर देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने उस सीधी सादी साड़ी वाली महिला को कै में देखा था। रोहन, जो हंस रहा था, अचानक रुक गया जब उसने अपना नाम सुना। उसने मुड़ कर देखा और सरिता को दरवाजे के पास जाइल लिए खड़े पाया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर तनाव आ गया। रिया ने भी उसी दिशा में देखा। यह तुम्हारी पत्नी है? रोहन के एक दोस्त ने कोहनी मारते हुए फुसफुसाया। उठने के बजाय रोहन नाराजगी भरे चेहरे के साथ खशा हो गया। वह तेजी से सरिता की ओर बढ़ा। संगीत की आवाज अचानक धीमी महसूस होने लगी, हालांकि वॉल्यूम बदला नहीं था। तुम यहां क्या करने आई हो? उसकी आवाज ऊंची हो गई। मैंने कहा था ना कि मेरे काम की जगह पर मत आना। तुम जैसी गोंवार बदसूरत औरत सिर्फ शर्मिंदा करती है। ये शब्द हवा में बिखर गए। कुछ ग्राहकों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, कुछ ने नजरें झुका लीं। रिया ने अपनी हंसी रोकी, होठों पर हाथ रख लिया। रोहन के दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कुछ हैरान थे, कुछ को मजा आ रहा था। सरिता मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। वह चीख कई लोगों के सामने एक तमाचे की तरह थी। उसके हाथ में जाइल कांप रही थी। उसने रोहन का चेहरा देखा, जो शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से लाल था। कुछ ही सेकंड में शादी के दिन की यादें, मासी के सामने की कस्में और उसकी मां की दुआएं
उसके दिमाग में घूमने लगीं। जी, मैं सिर्फ वो साइल देने आई थी जो आपने कल रात मांगी थी, उसने धीरे से कहा, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। तुम ड्राइवर को भेज सकती थी, यहां खुद को दिखाने की क्या जरूरत थी? ग्राहक देखकर भाग जाएंगे। रोहन ने अपनी आवाज धीमी नहीं की। तुमने क्या इसे अपने गांव का घर समझ रखा है? रिया की मेम से एक हल्की हंसी की आवाज आई। उसने अपने बाल संवारे जैसे कोई तमाशा देख रही हो। बार के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों ने एक पल के लिए अपना काम रोक दिया। ललिता ने सिर झुका लिया। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक मां जो अपने बच्चे के साथ बैठी थी ने अपने बच्चे को और हरीब से पकड़ लिया, उसके कान ढंकने की कोशिश करते हुए। सरिता ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन उसने आंसू गिरने से इनकार कर दिया। वह खामोशी से रोहन को देखती रही, उस शख्स की झलक तलाशने की कोशिश कर रही थी जो कभी उम्मीद भरे चेहरे के साथ उसकी मां के घर रिश्ता लेकर आया था। वह शख्स अब खोया हुआ लग रहा था। एक लंबे पल में सरिता ने एक फैसला किया। उसने छाइल उठाई और उसे धीरे से कैशियर के पास वाली मेज पर रख दिया। यह वो कागजात हैं जिनकी आपको जरूरत है। इसमें हिसाब किताब की रिपोर्ट, बैंक के चौम और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां हैं, उसने नरमी से कहा। रोहन ने नाक सिकोही। बस यहीं रख दो और इसके बाद मेरे बिना बुलाए कभी मत आना। सरिता थोड़ा सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो पहले जैसी नहीं थी। ठीक है जी, उसने जवाब दिया। उसने ललिता की ओर मुड़ कर कहा, मेरा अच्छे से स्वागत करने के लिए शुक्रिया। वह युवा कर्मचारी लगभग रो पची। मैं मारी चाहती हूं मैडम, उसने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, तुम बहुत तमीज से पेश आई, सरिता ने जवाब दिया। बिना एक और शब्द कहे वह मुही और दरवाजे की ओर चल दी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उनमें कोई झिझक नहीं थी। उसके पीछे फुसफुसाहटें एक परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थीं। कोई कह रहा था बेचारी, कोई उसे बेवकूफ औरत कह रहा था, और कुछ लोग बस चुपचाप बैठे थे। जब सरिता का हाथ दरवाजे के हैंडल पर था, रोहन अभी भी कमरे के बीच में हांफता हुआ खसा था। रिया की आंखें उसे तब तक देखती रहीं जब तक वह बाहर नहीं निकल गई। बाहर गायों के शोर ने फिर से उसका स्वागत किया। गर्म हवा उसके चेहरे से टकराई, उसे एहसास दिलाया कि उस कहे के बाहर की दुनिया अभी भी बहुत बड़ी है। फुटपाथ पर सरिता एक पल के लिए रुकी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, हवा को अपने लाल पाट चुके गालों को सहलाने दिया। कोई आंसू नहीं गिरा, सिर्फ एक धड़कता हुआ सीना और ठंडे हाथ थे। या अल्लाह, मुझे नजरत करने मत देना, वह फुसफुसाई। वह उस कह से दूर चली गई। पीछे हंसी की आवाजें अभी भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे वह कुछ छोड़ रही है। सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, बल्कि यह पुराना यकीन भी कि वह किसी और की जिंदगी में सिर्फ एक पूरक थी। घर पहुंचकर वह जानती थी कि कोई गले लगाने वाला नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि लंबे समय में पहली बार वह खाने की मेज पर यह सोचे बिना बैठेगी कि उस इंसान को कैसे खुश किया जाए जिसने अभी अभी सबके सामने उसकी इत्थत को तार तार कर दिया था। कहें कि उस घटना के बाद की रात घर पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। रोहन अभी तक नहीं लौटा था। सरिता डाइनिंग टेबल पर एक गिलास पानी के साथ बैठी थी जिसे उसने छुआ तक नहीं था। लिविंग रूम की मध्यम रोशनी खाली कुर्सियों की परछाई बना रही थी। उसने घर पर रखी एक और आयल को देखा। उस आयल में रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों की कॉपियां थीं जो उसने जानबूझकर बचा कर रखी थीं। उसके नर्म हाथों ने कागज की सतह को छुआ, उस पतली बनावट को महसूस किया जिसमें इतने सारे आंखें और वाक्य छिपे थे। ज्यादा इंतजार किए बिना सरिता ने अपना फोन उठाया और कॉन्टैक्ट लिस्ट में गिरीश वर्मा का नाम ढूंढा। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर कॉल का बटन दबा दिया। घंटी कुछ बार बजी और फिर कॉल उठा ली गई। गुड इवनिंग मिसेस सरिता, गिरीश की आवाज दूसरी तरह से आई, हमेशा की तरह शांत। माफ कीजिए इस वक्त परेशान करने के लिए। वकील साहब, सरिता ने धीरे से कहा, क्या मैं कल आपसे उन दस्तावेजों के बारे में बात कर सकती हूं जिन पर मैंने पहले दस्तखत किए थे? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम आज रात ही मिल सकते हैं। मेरा दफ्तर अभी खुला है, मैं कुछ फाइलें पूरी कर रहा हूं, गिरीश ने जवाब दिया। सरिता ने दीवार घड़ी को देखा। लगभग 9 बज रहे थे। ठीक है वकील साहब, मैं अभी वहां आती हूं। उसने अपना दुपट्टा उठाया, उसे सिर पर करीने से रखा। आईने में उसका चेहरा पीला लग रहा था
लेकिन आंखों के नीचे के काले घेरों के पीछे एक ऐसा दृढ़ संकल्प चमक रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक ऑनलाइन टैक्सी बुक की और रोहन को बताए बिना निकल पड़ी। गिरीश का दौतर पहले जैसा ही था। कौही और कागड़ की महक टेबल लैंप साइलों के ढेर को रोशन कर रहा था। गिरीश सरिता के आने पर खसा हो गया। एक विनम्र मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। बैठिए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसने पूछा। सरिता ने बैठते हुए जाइल में पर रखी। मैं अपने पति के कारोबार में अपनी स्थिति को ठीक से समझना चाहती हूं। सच कहूं तो अब तक मैंने सिर्फ बिना सोचे समझे दस्तखत किए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन साच थी। गिरीश ने आइल खोली, उसके अंदर के कागजात देखे। ये रिपोर्ट और बैंक और सप्लायर्स के साथ हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां हैं, उसने कहा। क्या कोई जांच घटना हुई है जिसकी वजह से आप इन पर दोबारा नजर डालना चाहती हैं? एक पल के लिए सरिता चुप रही। उसने कहे कि घटना का पूरा ब्यौरा नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं और वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कानूनी तौर पर उसका कोई नुकसान न हो। गिरीश ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपको मोटे तौर पर समझाता हूं। उसने दराज से कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें सरिता के सामने रख दिया। धैर्य के साथ उसने एक एक करके जरूरी हिस्सों की ओर इशारा किया। सरिता का नाम कई जगहों पर था। मीन की मालकिन, मुख्य गारंटर और यहां तक कि कैरे के ब्रांड की मेजॉरिटी शेयर होल्डर। कानूनी तौर पर आप उन संपत्तियों की मुख्य मालिक हैं जिनका इस्तेमाल इस कारोबार को बहा करने के लिए किया गया है, गिरीश ने कहा। विरासत में मिली कमीन जिसे आपने गारंटी के तौर पर दिया, उसी के आधार पर बैंक ने लोन दिया है। जिस घर में आप अभी रहती हैं वह भी आपके नाम पर है। मिस्टर रोहन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ आपके प्रतिनिधि हैं। सरिता ने एक घूंट निगला। मतलब अगर मैं अपनी सहमति वापस ले लूं तो क्या होगा? उसने पूछा। बैंक एग्रीमेंट पर फिर से विचार करेगा। जिन सप्लायर्स के कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर हैं उन्हें भी सप्लाई रोकने के लिए कहा जा सकता है जब तक कि कोई नया समझौता न हो जाए। इसमें समय लगेगा और कुछ झातरे भी हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आपके पास ऐसा करने का अधिकार है, गिरीश ने जवाब दिया। उसने आगे कहा, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लें। यह सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं है बल्कि परिवार का भी है। जो आंसू वह तब से रोक रही थी, आखिरकार एक दो बूंदें गिर गईं। सरिता ने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया। वकील साहब, आज मेरे पति ने मुझे सबके सामने गालियां दी। उन्होंने मुझे बदसूरत और शर्मिंदगी की वजह बताया। वह अक्सर दूसरी औरतों से भी मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि वह अब मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते भी हैं या नहीं। गिरीश खामोश हो गया। वह कोई मैरिज काउंसलर नहीं था, लेकिन उसके सामने एक ऐसी महिला बैठी थी जो सात तौर पर अपना सहारा खो रही थी। उसने पेशेवर बने रहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भी पसीज गया। मिसेस सरिता, मैं एक पत्नी के तौर पर आपके फैसलों में दखल नहीं दे सकता, लेकिन एक वकील के तौर पर मेरा आग्रह है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि आपकी सहमति के बिना आपके अधिकार न छीने जाएं। अगर आप चाहें तो हम बैंक में दोबारा समीक्षा के लिए एक आवेदन तैयार कर सकते हैं। शादी के मामलों के लिए आप किसी 5 फैमिली लॉयर से भी सलाह ले सकती हैं, उसने कहा। सरिता ने एक लंबी सांस ली। अगर मैं तलाक के लिए अर्जी दूं तो क्या मैं अपने पिता की विरासत की जमीन को बचा पाऊंगी? सरिता ने फिर पूछा। जब तक वह जमीन आपके नाम पर है और किसी और को हस्तांतरित नहीं की गई है, वह आपका हन है। बाकी संपत्ति के बंटवारे पर प्रक्रिया के दौरान बात की जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवा सकता हूं जो फैमिली लॉ में माहिर है, गिरीश ने कहा। बातचीत काफी देर तक चली। देकर जुरापाक, सॉर्ट पाथ, दुरापाक, सॉर्ट पाक, सॉर्ट पाथ, सॉर्ट पाक, सॉर्ट पाक, सॉर्ट पाथ, दुरापाक, सॉर्ट पाक, सॉर्ट पाक, सॉर्ट पाक, सॉर्ट पाक, सॉर्ट पाक, सॉर्ट पाक, दुरापाक, सॉर्ट पाक, 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 सॉर्ट। खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों को हाली नजरों से देखती रही। उस खामोशी में उसे अपने पिता की आवाज़ याद आई जो कभी उसके बालों को सहलाते हुए कहते थे कि यह हमीन यादों का बंधन और भविष्य का सहारा है। मैं अपने पिता की विरासत की रक्षा करना चाहती हूं, सरिता ने आखिरकार कहा। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव में अपनी मां के लिए और उस बच्चे के लिए जो शायद मेरा कभी हो, चाहे मैं किसी के भी साथ रहूं।
गिरीश ने सिर हिलाया। तो फिर मैं आज रात ही बैंक के लिए आवेदन और कुछ सप्लायर्स को नोटिस तैयार करने में आपकी मदद करता हूं। हम यह सब शांति से और नियमों के अनुसार करेंगे, कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं। वह कंप्यूटर पर टाइप करने लगा, जबकि सरिता अपनी उंगलियों को देखती रही। अजीब लग रहा था एक अजनबी के सामने बैठकर उस शादी के बारे में बात करना जिसे उसने अब तक दुनिया से छिपाकर रखा था। लेकिन दूसरी ओर उसे थोड़ी ही राहत महसूस हुई। कम से कम कोई तो था जो उसे बता रहा था कि उसके पास सिर्फ अर्ते नहीं, अधिकार भी हैं। आधी रात के करीब सारे ड्राफ्ट तैयार हो गए। गिरीश ने सरिता को घर पर जांचने के लिए कॉपियां दी। जब आप पूरी तरह यकीन कर लें तो कल हम इसे बैंक ले चलेंगे। इस बीच आप उस वकील से भी सलाह ले सकती हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, उसने कहा। सरिता ने खाए होकर अपना दुपट्टा ठीक किया। शुक्रिया वकील साहब, मुझे नहीं पता कि मैं इस मेहरबानी का बदला कैसे चुकाऊंगी। सिर्रो अपना ख्याल रखकर, गिरीश ने जवाब दिया। अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें अपना बचाव नहीं करना चाहिए, जबकि अमानत की हिरात करना भी एक नेकी है। दफ्तर से बाहर निकलते ही रात की हवा चुभने वाली लगी, लेकिन सरिता के सीने में एक अलग तरह की गर्माहट थी। यह प्यार किए जाने की गर्माहट नहीं थी, बल्कि आखिरकार दूध की रक्षा के लिए कदम उठाने की हिम्मत की गर्माहट थी। टैक्सी जो उसे घर ले जा रही थी धीरे धीरे चल रही थी, सचक की रोशनियों के पास से गुजर रही थी जो जामोश गवाहों की तरह कतार में खजी थीं। घर पहुंचने पर रोहन कमरे में सो चुका था। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। वोन तकिए के पास पचा था। सरिता एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ी रही, उस आदमी को देखती रही जिसे उसने कभी पूरे यकीन के साथ चुना था। वह पास नहीं गई। उसने सिर्फ वू किया। लिविंग रूम में नमाम की चटाई बिछाई और देर तक सजदे में रही। सजदे के बीच वह अब यह नहीं मांग रही थी कि उसका पति बदल जाए, बल्कि उस रास्ते पर चलने की तांत मांग रही थी जिस पर उसे चलना था, भले ही वह रास्ता उसकी शुरुआती योजनाओं से बहुत अलग था। गिरीश से मुलाकात के कुछ दिनों बाद गारंटी की समीक्षा के लिए आवेदन आधिकारिक तौर पर बैंक में जमा कर दिया गया। बैंक ने इस पर तेजी से कार्रवाई की, क्योंकि सरिता का नाम मुख्य जिम्मेदार के तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कुछ सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की भी समीक्षा शुरू हो गई। सतह पर घर में कुछ नहीं बदला था। रोहन अब भी सुबह जाता और रात को लौटता, लेकिन जो पहिया अब तक आसानी से चल रहा था वह चुपचाप धीमा होने लगा था। उस सुबह रोहन अपनी कार से बैंक के सामने आत्मविश्वास से भरे भदमों के साथ उतरा। वह अगली ब्रांच खोलने के लिए नए लोन को मंजूर करवाने आया था। गहरे नीले रंग की शर्ट और पतली टाई में वह प्रभावशाली लग रहा था। वह पहले ही कल्पना कर चुका था कि उसे क्रेडिट की मंजूरी मिलेगी। वह कागज हाथ पर दस्तखत करेगा और फिर सोशल मीडिया पर जुशबरी देगा। अंदर बैंक के कर्मचारी ने एक पेशेवर मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। बैठिए मिस्टर मल्होत्रा, हमें आपका आवेदन मिल गया है, रस्का नाम के एक स्टाफ ने कहा। रोहन आराम से बैठ गया। भैया, उम्मीद है कि प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा कारोबार बढ़ रहा है, इसलिए समय बहुत कीमती है, उसने कहा। रस्का ने अपने बगल में बैठे सहकर्मी की ओर देखा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें कुछ बातें बतानी हैं जो गारंटी इस्तेमाल की गई है, यानी मिसेस सरिता के नाम की खमीन। उस पर हमें उनकी तरफ से एक समीक्षा आवेदन मिला है, जिसके साथ उनके कानूनी सलाहकार भी हैं। कैसा आवेदन? रोहन की भौहें तन गईं। गारंटी के इस्तेमाल को तब तक रोकने का आवेदन जब तक कि कारोबार में मालिकाना हक और शेयरों के बंटवारे पर स्पष्टता न आ जाए। इसका मतलब है कि जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, हम नया लोन मंजूर नहीं कर सकते, रस्का ने सावधानी से समझाया। रोहन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी पत्नी ने यह सब मेरी जानकारी के बिना किया। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन गुस्से से भरी थी। हम आपके निजी मामलों में दखल नहीं दे सकते, सर। कानूनी तौर पर जमीन की असली मालकिन होने के नाते मिसेस सरिता को यह अधिकार है। हम सिर्फ प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, रस्का ने जवाब दिया। रोहन ने मेज पर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका दिमाग इसके नतीजों के बारे में सोच रहा था। नए लोन के बिना शहर के बीचों बीच नई ब्रांच खोलने की उसकी योजना रुक जाएगी। उसने खुद को सीधा किया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। ठीक है, इसे जल्दी पूरा करो, मैं अपने घर के मामले सुलझा लूंगा, उसने कहा और भारी बदमों से खजा हो गया। बैंक से बाहर निकलते ही धूप और भी तेज लग रही थी।
रोहन ने गुस्से में गांजी का इंजन स्टार्ट किया। उसका दिमाग कोई रास्ता तलाश रहा था। उसने सीधे अपने मुख्य कै जाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वहां की भी भां से उसका तनाव थोड़ा कम होगा, लेकिन कै पहुंचने पर एक और समस्या उसका इंतजार कर रही थी। पीछे के कमरे में मुख्य ब्रेड सप्लायर श्री अजय उदास चेहरे के साथ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मिस्टर रोहन, मान कीजिए मैं बिना बताए आ गया। मुझे वकील की तरफ से एक चिट्ठी मिली है, उन्होंने कहा। अब कौन सी चिट्ठी? रोहन चिक्कर बोला। चिट्ठी में लिखा है कि जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मैंने मिसेस सरिता के नाम पर साइन किया था, उसकी समीक्षा की जा रही है। अगर कोई नया समझौता नहीं होता तो मुझे माल भेजने में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि पेमेंट में देरी हो सकती है, श्री अजय ने समझाया। रोहन को लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। सरिता, फिर से उसकी पत्नी का नाम उन जगहों पर आ रहा था जहां उसने उम्मीद नहीं की थी। मैं अभी भी पेमेंट कर सकता हूं अजय जी। यह कारोबार मेरी मेहनत से चल रहा है, न कि किसी कागन के टुक्के से, रोहन ने कहा। मुझे यकीन है कि आप मेहनती हैं सर, श्री अजय ने जवाब दिया, लेकिन मेरे भी कुछ नियम हैं। अगर इस तरह की कोई आधिकारिक चिट्ठी आती है तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिलहाल मैं सप्लाई कम कर रहा हूं जब तक कि सब कुछ साज नहीं हो जाता। उम्मीद है आप समझेंगे। एक एक करके छोटी छोटी चीजें जो पहले दिखाई नहीं देती थीं, अब अपना असर दिखाने लगी थीं। कर्मचारी शिकायत करने लगे कि कच्चा माल कम हो रहा है। कुछ पसंदीदा डिशेस का स्टॉक जल्दी खत्म होने लगा। ग्राहक पूछने लगे कि इतनी सारी चीजें क्यों उपलब्ध नहीं हैं। रोहन ने मुस्कान के साथ इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके सीने में चिंता बत्ती जा रही थी। शाम को एक निवेशक श्री अजय सेठी का फोन आया। रोहन, मुझे अभी अभी तुम्हारे बिजनेस के मालिकाना हक के बारे में कुछ दस्तावेज मिले हैं। दूसरी तरह से आवाज गंभीर थी। पता चला कि ज्यादातर शेयर और ब्रांड के अधिकार तुम्हारी पत्नी के नाम पर हैं। तुमने प्रेजेंटेशन के वक्त यह सब क्यों नहीं बताया? रोहन ने हंसने की कोशिश की। यह सिर्फ एक तकनीकी मामला है सर, हमीन पर तो सब कुछ मैं ही संभालता हूं। समस्या यह है कि वकील ने एक नोटिस भेजा है कि मालिकाना है कि संरचना बदलने वाली है। उन्होंने हमें सलाह दी है कि हम तब तक इंतजार करें जब तक कि तुम्हारे घर के हालात सान नहीं हो जाते। मैं ऐसे कारोबार में पैसा नहीं लगाना चाहता जिसके घर में ही उथल पुथल मची हो, अजय सेठी ने सख्ती से जवाब दिया। फोन कट गया। कान में एक परेशान करने वाली भिन भिनाहट छोड़ गया। रोहन ने अपनी कनपट्टी मली। कुछ ही घंटों में पिछले एक महीने में बनाई गई उसकी बड़ी योजनाएं एक कमजोर नींव वाली इमारत की तरह ढह गईं। उस रात वह थके हारे चेहरे के साथ घर लौटा। घर में मध्यम रोशनी जल रही थी। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। सरिता में पर प्लेटें लगा रही थीं, जैसे कोई तूफान आया ही ना हो। बाहर खा लिया? रोहन ने संक्षेप में कहा, मैं के पास से बिना देखे गुर्रते हुए। सरिता ने उसकी पीठ को देखा। अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ा खा लीजिए, मैंने आपके लिए चिकन सूप बनाया है, उसने धीरे से कहा। मुझे चिकन सूप की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि मेरे कारोबार में कोई दखलंदाजी न हो। रोहन सीढ़ियों पर रुक गया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। सरिता चुप हो गई। जी, आपका मतलब बैंक वाली चिट्ठी से है? उसने सावधानी से पूछा। नादान बनने का नाटक मत करो। रोहन मुआ। उसकी आंखें लाल थीं। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बर्ताव का बदला ले रही हो? तुम उस बिजनेस के साथ खेल रही हो जिसे मैंने शून्य से खजा किया है। मेरे बिना तुम्हारी भमीन सिर खमीन ही रहती। ये शब्द चुभने वाले थे, लेकिन इस बार सरिता ने सिर नहीं झुकाया। उसने पलट कर देखा। अपने दुपट्टे का कोना पकते हुए, वह खमीन मेरे पिता की विरासत है। मैं उसे आपको चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि उस खमीन का इस्तेमाल मुझे गिराने के लिए किया जाए। उसने कहा। गिराना? क्या गिराना? तुम एक आलीशान घर में रहती हो, अच्छा खाती हो, काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी गिरा हुआ महसूस करती हो। रोहन ने हताशा में हाथ उठाया। सरिता ने एक सांस ली। यह घर अब घर जैसा नहीं लगता अगर मुझे सबके सामने बेइज्जत किया जाए। क्या आप जानते हैं कि आपने कल कहे में क्या किया था? माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी। रोहन एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसे एक आईना दिख गया हो जो उसके अपने कर्मों को दर्शा रहा हो। कल मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। अगर तुम अपनी हिद पर अभी रही तो मुझे दोष मत देना।
अगर यह कहें दिवालिया हो गया, उसने कहा। फिर कमरे में जाकर दरवाजा पटक दिया। सरिता लिविंग रूम में खड़ी रही। भोर से बंद हुए दरवाजे की आवाज अभी भी गूंज रही थी। मेज पर चिकन सूप से धीरे धीरे भाप निकल रही थी। एक ऐसी खुशबू फैला रही थी जिसका आनंद कोई नहीं लेने वाला था। वह बैठकर कटोरे को देखने लगी। एक पल के लिए उसे बुद्ध पर अफसोस हुआ, लेकिन दूसरी ओर उसे रिया का चेहरा और कहे में लोगों की हंसी याद आ गई। उस रात उसने अकेले चिकन सूप खाया। हर घूंट बेस्वाद लग रहा था, लेकिन उसने उसे पूरा खत्म किया, जैसे खुद को महबूद कर रही हो। बाहर हवा और तेजी से चल रही थी, पत्तों के रगड़ने की आवाज ला रही थी। घर के अंदर एक अलग तरह का तूफान धीरे धीरे उठ रहा था, अपने चरम पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब हर दरवाजा बंद हो गया, रोहन को आखिरकार वह बर मिली जिसने उसकी बची खुची शांति भी छीन ली। एक कुरियर वाला एक भूरे लियाए के साथ कह आया, जिसमें सरिता की तरफ से तलाक का नोटिस था। साथ में संपत्ति के बंटवारे का एक संक्षिप्त प्रस्ताव भी था। वकील का नाम पत्ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरी पन्ने पर सरिता के दस्तखत करीने से किए गए थे। यह किसी गुस्से में भरी औरत की लिखावट नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसी दिन रोहन ने उस गांव जाने का फैसला किया जहां सरिता की मां रहती थी। सर में कई घंटे लगे। पक्की सड़क धीरे धीरे गांव की कच्ची सड़क में बदल गई, जिसके दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। हवा अलग महसूस हो रही थी, यादा सादी। लेकिन रोहन के सीने में उसकी धड़कनें सादी नहीं थीं। सरिता की मां का घर वैसा ही था जैसा उसे याद था। लकड़ी की दीवारें जिनका रंग फीका पड़ने लगा था, आंगन में करीने से लगे फूलों के पौधे, बरामदे में एक बुजुर्ग महिला दुपट्टे से सिर ढंग के बैठी थीं। सब्जी बनाने के लिए टहनियों से पत्तियां तो रही थीं। वह थीं धर्मा देवी, सरिता की मां। जब गाजी सामने रुकी तो धर्मा देवी ने सिर उठाया। उनकी झुर्रियों वाली आंखों ने उस दामाद को पहचान लिया जो लंबे समय से नहीं आया था। रोहन बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, आखिरकार तुम्हें यहां का रास्ता याद आ ही गया। रोहन नीचे उतरा और झुककर सलाम किया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, धर्मा देवी ने जवाब दिया। अंदर आ जाओ। अंदर के कमरे में सरिता एक पतले से गद्दे पर रर्श पर बैठी अपनी मां के कपड़े तह करने में मदद कर रही थी। उसने वही काली साही पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा ज्यादा शांत लग रहा था। जब रोहन अंदर आया तो उनकी नौरें मिलीं। कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक लंबी खामोशी थी। आप आ गए, सरिता ने कहा। उसकी आवाज सपाट थी। मुझे तुमसे बात करनी है, रोहन ने कहा। अकेले में? धर्मा देवी धीरे से खड़ी हुई। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं रसोई में हूं। अगर तुम लोगों को मेरी जरूरत हो तो आवाज दे देना, उन्होंने कहा और उन्हें छोकर चली गईं। रोहन सरिता के सामने बैठ गया। लकड़ी के रश से हल्की सी चरमराने की आवाज आई। दीवार पर सरिता के पिता की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें वह सैद टोपी पहने मुस्कुरा रहे थे। तुमने यह क्यों किया? रोहन ने तलाक का लियाहा दिखाते हुए बातचीत शुरू की। सरिता ने उसे देखा। क्योंकि मैं अब ऐसे घर में नहीं रहना चाहती जिसकी हर दीवार बेइज्जती के शब्द दोहराती हो। जी, उसने जवाब दिया। और क्योंकि मुझे अपने पिता की विरासत की रक्षा करनी थी। कह में तुम्हें डांटना मेरी गलती थी, मैं गुस्से में था, लेकिन यह हमारे कारोबार को तबाह करने का बहाना नहीं हो सकता। रोहन की आवाज कमजोर पा गई। आपने सिर्फ मुझे डांटा नहीं था, आपने सबके सामने मेरी इब्दत को रौंदा था, और यह पहली बार नहीं था जब आपने मुझे नीचा दिखाया था। सरिता ने सिर हिलाया। जहां तक कारोबार की बात है, मैं उसे तबाह करने का इरादा नहीं रखती। आप इन कागनों में बढ़ सकते हैं। मैं संपत्ति का उचित बंटवारा करने को तैयार हूं, ताकि कहे चलता रह सके। रोहन ने एक घूंट निगला। उसने फिर से तलाक के कागजात खोले। वहां बंटवारे का प्रस्ताव साठ लिखा था। सरिता अपनी विरासत की खमीन और घर का पूरा अधिकार वापस ले रही थी। कैसे के कारोबार के लिए उसने रोहन को कुछ शर्तों के साथ उसे जारी रखने का मौका दिया था। मीन की गारंटी से जूहा एक ब्रांच को बेचकर और कुछ साझा बचत से चुकाया जाएगा। उसके बाद मालिकाना है कि नई संरचना पर बातचीत हो सकती थी। तुम मुझे अभी भी एक मौका क्यों दे रही हो? रोहन ने धीरे से पूछा। क्योंकि मैं उस इंसान को जिसे मैंने कभी प्यार किया था पूरी तरह बर्बाद होते नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं अब उसके साथ पहले की तरह नहीं रह सकती, सरिता ने जवाब दिया।
रोहन ने सिर झुकाकर रर्श को देखा। मैं बेवकूफ था, उसने आखिरकार कहा। जब कारोबार चलने लगा तो मैं कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो गया था। मुझे लगा कि मैं किसी भी औरत को चुन सकता हूं जो सबके सामने मेरे साथ खची हो सके। मुझे लगा कि तुम हमेशा चुप रहोगी क्योंकि तुम अच्छी और नर्म दिल हो। आपकी सोच गलत नहीं थी। मैं जितनी अच्छी हो सकती थी आपके साथ उतनी अच्छी थी। सरिता ने एक सांस ली। लेकिन मेरी जामोशी का मतलब यह नहीं था कि मैं हमेशा बेद होने के लिए तैयार थी। फिर जामोशी छा गई। घर के बाहर मुर्गियों और खेलते हुए बच्चों की हल्की आवाजें आ रही थीं। हवा खिड़की से अंदर आई, पतले पर्दे को हिला रही थी। क्या रिया को इस सब के बारे में पता है? सरिता ने बिना किसी छुस्से के पूछा। नहीं, रोहन ने जल्दी से जवाब दिया। हमारे रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं थे जितना तुम सोचती हो। उसमें बहुत सारे स्वार्थ थे। जब कारोबार अचानक लघाने लगा तो उसके जैसे लोग भी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। तुम सही थीं, सरिता। मुश्किल वक्त में सिर्फ वही लोग बचते हैं जो सच में ईमानदार होते हैं। सरिता ने अपने पति के चेहरे को देखा। उस पर थकान की लकीरें देखीं जो पहले नहीं थीं। आप यहां कारोबार बचाने आए हैं या हमारी शादी? उसने पूछा। मुझे इसका जवाब नहीं पता, रोहन ने ईमानदारी से कहा। बस इतना पता है कि मैं एक साथ सब कुछ खोने से डर रहा हूं। सरिता ने धीरे से सिर हिलाया। मैं खुद को बहुत पहले ही खो चुकी थी। उस दिन कैए में जब आप मेरे सामने चिल्लाए, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अब घर लौटने की कोई जगह नहीं बची है। इसलिए मैंने इस घर में एक नया घर बनाया है। धर्मा देवी 2 गिलास चाय लेकर वापस कमरे में आईं। पहले यह पी लो, तुम लोग पीते पीते बात कर सकते हो, उन्होंने कहा। कमरे के एक कोने में बैठते हुए, माँ जी, रोहन की आवाज भर्रा गई। मैंने आपकी बेटी को दुख पहुंचाया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। धर्मा देवी ने उसे देर तक देखा। मैं सरिता के दिल के घाव नहीं भर सकती, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तुम दोनों अब इतना आगे बढ़ चुके हो कि यह नाटक नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम अभी भी इस शादी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वादों से नहीं बल्कि ईमानदारी से शुरुआत करनी होगी, उन्होंने कहा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। शायद मुझे देर हो गई माँ जी, सरिता ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। धर्मा देवी की नजरें अपनी बेटी के चेहरे पर गईं। क्या कहती हो बेटी? सरिता ने सिर झुकाया, आंसू रोकने की कोशिश करते हुए। माँ, मैंने बहुत दुआएं की हैं। हर रात मैंने रास्ता दिखाने की गुजारिश की। जब मैंने तलाक के कागजों पर दस्तखत किए तो मेरे दिल को सुकून मिला। इसलिए नहीं कि मुझे नजरत है, बल्कि इसलिए कि मैं दुख देने और दुख सहने का सिलसिला खत्म करना चाहती थी, उसने कहा। धर्मा देवी ने एक गहरी सांस ली। अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मां तुम्हारे पीछे खड़ी है, उन्होंने कहा। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दीवार घजी की टिक टिक की आवाज और साढ़ हो गई। तो फिर मुझे इस गलती को एक नई शुरुआत के तौर पर स्वीकार करने दो, उसने धीरे से कहा। मैं उन सभी समझौतों पर दस्तखत कर दूंगा जो तुमने तैयार किए हैं। बस एक शर्त है। क्या? सरिता ने पूछा। मुझे कभी कभी इस गांव में आने से मत रोकना, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम लोग ठीक हो, उसने जवाब दिया। सरिता ने उसे देखा। सीने में एक अजीब सा एहसास हुआ। यह वह प्यार नहीं था जो कभी भक्का था, लेकिन नैरत भी नहीं थी। बस एक एहसास था जो स्वीकार कर रहा था कि उनके रिश्ते ने एक नया रूप ले लिया है। अगर इससे कोई परेशानी नहीं होगी तो मैं नहीं रोकूंगी, सरिता ने आखिरकार कहा। बातचीत तकनीकी विवरणों पर चर्चा के साथ आगे बढ़ी। गिरीश शहर से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ गए, जरूरी बिंदुओं को समझाते हुए ताकि कोई ठगा हुआ महसूस न करे। कोई ऊंची आवाज नहीं थी। मधु साथी छात्र में कोई ऊंची आवाज में नहीं थी। कोई में पटकना नहीं था। सिर्फ 3 इंसान थे जो उलझी हुई गांठ को अभी भी कांपते हाथों से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। शाम होने से पहले रोहन ने विदा ली। उसने सम्मान से धर्मा देवी के पैर छुए और फिर शहर लौटने से पहले आखिरी बार सरिता को देखा। सब कुछ छीन न लेने के लिए शुक्रिया, उसने कहा। आखिरकार मुझे एक अधिकार वाली इंसान के तौर पर देखने के लिए शुक्रिया, न कि सिर्फ एक ऐसी पत्नी जिसे डांटा जा सके, सरिता ने जवाब दिया। गाजी धीरे धीरे आंगन से निकली। हल्की धूल उठी और फिर पहियों के निशान को ढकते हुए नीचे बैठ गई। सरिता घर के सामने खड़ी होकर उसे तब तक देखती रही जब तक कि गाजी मोह पर जायब नहीं हो गई। उसके बगल में धर्मा देवी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। अजीब लग रहा है मां, सरिता फुसफुसाई। हमेशा अजीब लगता है जब जिंदगी का एक दरवाजा बंद होता है
और दूसरा अभी तक दिखाई नहीं देता। उसकी मां ने जवाब दिया, लेकिन तुम इस आंगन में अकेली नहीं चल रही हो। सरिता ने सिर हिलाया। सीने में एक खालीपन था, लेकिन वह धीरे धीरे गांव की सुकून भरी हवा से भर रहा था। छोटी सी मस्जिद से असर की आन की आवाज आई, उन्हें वहू करने के लिए घर के अंदर बुला रही थी। वे एक साथ अंदर चली गईं, उस बरामदे को पीछे छोड़कर जो अभी अभी एक ऐसे बिछोह का गवाह बना था जो नाटकीय नहीं था, लेकिन फिर भी दिल को छू लेने वाला था। गांव के घर में हुई मुलाकात के कुछ महीने बीत गए। कानूनी प्रक्रिया चलती रही। एक एक करके कागजात पर दस्तखत हुए। सरिता और रोहन का तलाक आखिरकार आधिकारिक तौर पर हो गया। यह दब्बर मीडिया में नहीं छपी, अखबारों के पहले पन्ने पर नहीं आई, सिर्फ अदालत के कागजों में और इसमें शामिल लोगों के दिलों में दर्ज हो गई। सरिता ने अपनी मां के साथ गांव में ही ज्यादा समय तक रहने का फैसला किया। सुबह वह घर के पीछे छोटे से बाग में निराई गुवाई में मदद करती। उस हमीन से वे सब्जियां और कुछ तरह के मसाले उगाते थे। सुबह की हवा उसके चेहरे को छूती। शहर के हाथ आखिरकार फिर से मिट्टी से मिल गए। एक बार उसकी मां ने मजाक किया, यह मिट्टी ही मुझे सबसे ज्यादा समझती है मां। सरिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अपने हिस्से में आए पैसों से सरिता ने घर के सामने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने एक साधारण सी लखाई की तख्ती लगाई जिस पर हाथ से लिखा था सरिता की मुस्कान। वहां वह गर्म पेय, अपने हाथ के बने केक और कुछ हल्के फुल्के नाश्ते बेचती थी जो उसने पुराने कहे की रेसिपी से विकसित किए थे। स्कूल के बच्चे अक्सर कुछ खरीदने के लिए रुकते। किसान खेत से लौटते समय सुस्ताते। कभी कभी गांव के लोग लंबी बेंच पर बैठकर बातें करते। सरिता धैर्य से उनकी सेवा करती। उसके चेहरे पर मुस्कान सी ठाना संगेता जो एक तरी से जो आपके लिए जोगा पहले से कहीं बात ज्यादा सच्ची लगती थी। दुकान के पीछे उसने एक छोटी सी अलमारी तैयार की जिसमें साधारण किताबें रखी थीं। कुछ युवा माएं वहां पढ़ने और घर का हिसाब किताब लिखना सीखने आती थीं। सरिता ने वह ज्ञान बांटा जो उसने रोहन के कारोबार में मदद करते हुए सीखा था। वह उन्हें आमदनी, रच लिखना और छोटे लाभ की गणना करना सिखाती थी। मैं यह काम पहले अपने पति के लिए करती थी, सरिता ने उनसे कहा। अब मैं चाहती हूं कि यह ज्ञान मुझ तक ही सीमित न रहे। इस बीच शहर में रोहन ने एक नई संरचना के साथ अपने कैं को सुधारा। जो शाखाएं कमजोर थीं उन्हें बंद करना पड़ा। उसने बची हुई एक दुकान से फिर से शुरुआत की, इस बार साज सुथरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और अब किसी और की गारंटी पर पूरी तरह निर्भर नहीं। रिया उसकी जिंदगी से गायब हो गई, साथ ही कुछ दोस्त भी जो उस दिन कै में होर होर से हंसे थे। एक दोपहर रोहन बार के पीछे बैठकर कर्मचारियों के साथ स्टॉक गिन रहा था। उसका चेहरा ज्यादा दुबला हो गया था। उसकी आंखों में एक परिपक्वता दिख रही थी। दीवार पर एक सफल युवा उद्यमी के रूप में उसकी पुरानी तस्वीर अभी भी टंगी हुई थी, लेकिन अब वह उस तस्वीर को नरूरत से ज्यादा गर्व के साथ नहीं देखता था। वह जानता था कि जब जिंदगी की नींव मजबूत न हो तो तारीख कितनी खोखली होती है। कभी कभी उसे कै में अपनी ही ची की आवाज याद आती। वह वाक्य, बदसूरत गंगवार औरत सिर्ज शर्मिंदा करती है, अब उसके अपने ही कानों में शर्मनाक लगता था। जब भी वह याद आती वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता और फिर काम में लग जाता। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में गांव की एक छोटी सी दुकान थी जिस पर लखाई की तख्ती पर सरिता की मुस्कान लिखा था। दुकान के सामने सरिता और उसकी मां एक साथ खड़ी होकर कैमरे की ओर मुस्कुरा रही थीं। छोटे बच्चे उनके बगल में हाथ हिला रहे थे। रोहन को नहीं पता था कि यह किसने भेजा, शायद कोई पुराना दोस्त जो संयोग से गांव से गुजरा हो। उसने उस तस्वीर को देर तक देखा, फिर उसे एक कास्ट होल्डर में सेव कर लिया। सरिता को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उस महिला की याद के तौर पर जिसे उसने कभी दुख पहुंचाया था और जिसने फिर भी सिर उठाकर जाना चुना। गांव में शाम होने से पहले का समय अक्सर कोमल नारंगी रोशनी से रंगा होता। दुकान बंद करने के बाद सरिता बरामदे में लकड़ी की बेंच पर बैठकर पीले पड़ते खेतों को देखती। धर्मा देवी उसके बगल में बैठी गर्म चाय की चुस्की ले रही थी। अब तुम ज्यादा हल्की लग रही हो, उसकी मां ने कहा। घाव अभी भी हैं मां, सरिता ने जवाब दिया, लेकिन अब वे घाव मेरा हाथ नहीं पकड़ते और अब तुम अपना हाथ खुद पकड़ती हो। धर्मा देवी ने बात पूरी की। सरिता धीरे से हंसी। कुछ ऐसा ही दूर से मगरिब की आन की आवाज गूंजी।
सड़क पर खेलते बच्चे अपने अपने घरों की ओर दौड़ने लगे। हवा मिट्टी और सिंचाई के पानी की गंध लेकर आई। सिर के ऊपर आसमान धीरे धीरे रंग बदल रहा था। सरिता ने अपनी दुकान की लखजी की तख्ती को देखा, जो रात की परछाई में धुंधली होने लगी थी। एक छोटा सा गर्व महसूस हुआ। यह कारोबार शायद शहर के कहजे जितना बड़ा नहीं था, मीडिया में इसकी गब्बर नहीं थी, लेकिन हर एक रुपया जो आता, वह जानती थी कि वह कहां से आ रहा है। कोई उसे घृणा से नहीं देखता था जब वह में के पीछे खड़ी होती थी। कोई उसे रसोई में छिपने के लिए नहीं कहता था। बरामदे के कोने में छोटी सी किताबों की अलमारी जो उसने दोपहर में लगाई थी, अभी भी खुली थी। कुछ जाली नोटबुकें भरने का इंतजार कर रही थीं। कल गांव की कुछ और औरतें हिसाब सीखना आएंगी। उसने एक मार्कर और छोटा सा व्हाइट बोर्ड पहले ही तैयार कर लिया था। सरिता ने एक गहरी सांस ली। यह अब डर से भरी सांस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सांस थी जो आने वाले कल का थोड़ी सी हिम्मत के साथ स्वागत कर रही थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अचानक से आदर्श नहीं हो गई है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि जब तक वह ईमानदारी से बदम बढ़ाएगी, उसे अब उन आवाहों से डरने की जरूरत नहीं है जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। रात धीरे धीरे उतर रही थी। बरामदे की बत्ती जला दी गई। छोटी मेज पर अभी भी बचा हुआ केक रखा था। हवा में हल्की मीठी खुशबू फैला रहा था। बत्ती की रोशनी और झींगुरों की आवाज के बीच सरिता खुद पर, अपनी मां पर और उस नए रास्ते पर मुस्कुराई जिस पर वह अब एक ठीक होते हुए दिल के साथ चल रही थी। उस लखती के घर के सामने रात की हवा खेतों से एक हल्की फुसफुसाहट लेकर आई, जैसे वह उस अतीत को सलाम भेज रही हो जिसे वह छो चुकी थी, और उस भविष्य को जो धीरे धीरे करीब आ रहा था।